नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर ऋषि गौतम है। आई एम एन इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन, वन ऑफ द फ्यू इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन इन इंडिया, एंड आई एम ऑल्सो एन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। आई एम रजिस्टर्ड विद जीएमसी यूके, एंड इंडिया में मैं नेशनल मेडिकल काउंसिल एनएमसी एंड दिल्ली मेडिकल काउंसिल में भी रजिस्टर्ड हूँ। आज हम ग्लॉसोफेरेंजियल न्यूरैल्जिया के बारे में बात करेंगे। इसमें मरीज़ को हमेशा गले के अंदर, कान के पास, जबड़े के पास, कान के अंदर दर्द महसूस होता है। आपको याद होगा मेरे पहले वीडियो में मैंने ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के बारे में बात किया था। आज उसी से रिलेटेड है, ये उसी प्रकार का एक अलग दर्द है जो अलग नर्व के कारण होता है, जिसे हम ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व बोलते हैं। उसके इन्फ्लेमेशन से, वहाँ पे प्रॉब्लम होने से हम उसे क्रेनियल वन ऑफ द टाइप इसको प्लीज़ काट देना। उस नर्व के डैमेज होने से या उस नर्व में इन्फ्लेमेशन होने से, जो कि आपको एक पिक्चर में दिख रहा होगा, वहाँ पे ग्लॉसोफेरेंजियल न्यूरैल्जिया का सिम्टम होना शुरू हो जाता है। नाउ ये सिम्टम होता कैसा है? सिम्टम होता है करंट जैसा दर्द होना, शॉक लाइक, स्टैबिंग लाइक, नीडल लाइक, यानी कोई चुभना या करंट जैसा दर्द गले के अंदर, कान के अंदर, कान के पीछे, जबड़ों के आसपास, यहाँ उसे महसूस होता है। नाउ ये कब होता है? ये तब होता है जब पेशेंट या तो कुछ खा रहा होगा, या कुछ निगल रहा होगा, या चबा रहा होगा, या कभी कभी बिना किसी ट्रिगर के भी हो सकता है। नाउ दिस इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल न्यूरैल्जिया, और आई वुड से इन माय एक्सपीरियंस इट इज़ वन ऑफ द अर्लियर फॉर्म्स ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल न्यूरैल्जिया, जो कि शुरुआत में होता है। लेकिन अगर इसको ध्यान नहीं दिया तो इट बिकम्स अ कंटिन्यूस पेन सिचुएशन, जो कि हमेशा दर्द होता रहता है। पहले तो सेकेंड्स तक हो रहा था या मिनट्स तक, लेकिन अब कंटिन्यूसली दिन भर उसको दर्द रहता है, और उस दिन भर माइल्ड दर्द के ऊपर सडनली शॉक लाइक पेन होना शुरू हो जाता है। इसे हम बोलते हैं पेनफुल ग्लॉसोफेरेंजियल न्यूरैल्जिया। पेन तो पहले भी था, लेकिन ये कंटिन्यूस पेन होने के कारण इसे क्लासीफाई कर दिया गया एज पर दी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेडेक डिसऑर्डर ICHD इनटू पेनफुल ग्लॉसोफेरेंजियल न्यूरैल्जिया। ना इसका कॉज क्या होता है? कॉज काफ़ी हो सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट सैडली ये बोलूँगा मैं कि इसका कोई कॉज ही नहीं होता। उसे हम इडियोपैथिक बोलते हैं। हम बहुत रूल आउट करते हैं, हम MRI कराते हैं, हम बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन कोई कॉज नहीं मिलता। तो उसे हम बोलते हैं क्लासिकल ग्लॉसोफेरेंजियल न्यूरैल्जिया, जिसका कोई कॉज नहीं है। अगर हमें कॉज मिल गया, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, या कोई वेसल होगा जो नर्व के आसपास उसे दबा रही होगी, या कोई ट्रॉमा हुआ होगा, तो उसे हम बोल सकते हैं सेकेंडरी ग्लॉसोफेरेंजियल न्यूरैल्जिया। एंड अगर ये दोनों में से भी कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन पेशेंट को कंटिन्यूसली पेन हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे पेनफुल ग्लॉसोफेरेंजियल न्यूरैल्जिया। ये 3 प्रकार के होते हैं। ना अदर कॉजेज़ क्या हो सकता है? अदर कॉजेज़ जैसे मैंने आपको बताया, सेकेंडरी मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है, या कोई वेसल होगी आसपास जहाँ से ब्रेन से निकल रहा है, ब्रेन स्टेम से, ये आप देखिएगा वीडियो, आपको दिखेगा ब्रेन स्टेम से जो नर्व्स निकल रहे हैं, वहाँ पे कोई कंप्रेशन है। मोस्टली पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी होता है जो उसे कंप्रेस कर देता है, या सुपीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी होता है जो कंप्रेस कर देता है, उसके कारण हो सकता है, तो उसे हम सेकेंडरी बोलते हैं। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट, मैंने अपने प्रैक्टिस में, मतलब मैं बहुत नहीं बोलूँगा, बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आई वुड से 2021 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जब से मैंने पास किया अपने इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन का फेलोशिप फ्रॉम BHU। तब से लेके आज तक 5 से 6 साल के एक्सपीरियंस पे मैंने जितने भी पेशेंट्स देखे हैं ग्लॉसोफेरेंजियल न्यूरैल्जिया के, वो मोस्टली 2 कारणों से आते हैं। पहला, या तो उनका सर्जरी हुआ हो, टॉन्सिलेक्टमी, टॉन्सिल्स का ऑपरेशन। टॉन्सिल्स का ऑपरेशन हुआ, टॉन्सिल्स का ऑपरेशन आदमी क्यों कराता है? क्योंकि उसे दर्द हो रहा होता है, वो ऑपरेशन करा लेता है। ENT सर्जन बहुत अच्छे से ऑपरेशन भी कर देता है, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी उसको दर्द हमेशा रहता है। अब ये इसका जवाब ENT सर्जन के पास भी नहीं होता, और वो फिर डॉक्टर शॉपिंग शुरू करता है। देन इट टर्न्स इनटू क्रॉनिक पेन। क्रॉनिक पेन का, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ऑलरेडी, विच इज़ साइकोसोशल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, मॉनिटरी प्रॉब्लम, प्रोफेशनल प्रॉब्लम, ये सारे शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा दूसरा कंडीशन जिसके कारण पेशेंट्स हमारे पास जनरली आते हैं, वो होता है ईगल सिंड्रोम। ईगल सिंड्रोम, अगेन आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा यहाँ पे। ईगल सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि हमारे ब्रेन के नीचे बहुत सारे स्पाइक्स होते हैं बोन के, अलग अलग होता है। जैसे एक मैस्टॉइड प्रोसेस होता है, ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है मैस्टॉइड प्रोसेस, बहुत मोटा सा बोन है आपके कान के पीछे, वो हमें महसूस होता है। लेकिन एक पतला सा बोन होता है, प्रोजेक्शन, हमारे ब्रेन स्टेम, यानी हमारे स्कल का ब्रेन, बेस ऑफ द स्कल, यानी स्कल का नीचे वाला एरिया, ये जो आपको दिख रहा है, वहाँ से ये बोन निकलता है,
जो कि बहुत छोटा होता है। इसका लेंथ जनरली नॉर्मल लोगों में अराउंड 2 to 2 सेंटीमीटर के नीचे होता है, उससे कम होगा, लेकिन ईगल सिंड्रोम में इससे बड़ा हो जाता है। अब इसके बहुत सारे कारण हैं, ओल्ड एज, ऑसिफिकेशन, तो वो बोन धीरे 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 लंबी होने लगती है। अब वो उसी बोन के पीछे है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, वो उसको क्योंकि अब लंबी हो रही है तो वो उसको अब हर्ट करना शुरू कर दिया है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व को, और जिसके कारण उसे वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है और इट लीड्स टू ग्लॉसोफेरेंजियल न्यूरैल्जिया। नाउ ये तो हमने समझ लिया कारण क्या है और कैसे प्रेजेंट करता है। और अगर आपको आसपास किसी को भी, आपके घर में आपको या आपके घर में या किसी भी आसपास किसी लोगों को आपको ये दिख रहा है कि उसे महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसे ग्लॉसोफेरेंजियल न्यूरैल्जिया हो सकता है, तो आप उसे एक एप्रोप्रिएट या करेक्ट पेन फिजिशियन के पास ले जा सकते हैं, जिससे वो उसका ट्रीटमेंट कर सकता है। नाउ गोइंग फॉरवर्ड हाउ इट कैन बी ट्रीटेड। नाउ पहले तो हम डायग्नोज कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री, एंड देन फाइनली MRI एंड CT एंड ऑफकोर्स एक्सरे। इनसे हमको पता चलेगा कि क्या 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 कॉजेज़ हैं। MRI हमें बताएगा कोई वेसल है या कोई अंदर इंट्राक्रेनियल प्रॉब्लम तो नहीं है। देन हमें एक्सरे बताएगा कि स्टाइलॉइड प्रोसेस बढ़ा तो नहीं है। एंड फाइनली हिस्ट्री ये बताएगा कि पेशेंट को कोई टॉन्सिलेक्टमी हुआ है या कोई सर्जरी हुआ है जिसके कारण ये पेन हो रहा है। तो फाइनली ये इससे हम कुछ पेशेंट को एवेलुएट कर सकते हैं। फिर कुछ हम इन्वेस्टिगेशन कराना चाहेंगे कि कोई पेशेंट को कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर तो नहीं है, उसका इन्वेस्टिगेशन हम कराएंगे थोड़ा सा, जैसे कि RA फैक्टर कराएंगे और ANA कराएंगे, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़। ये सब कराने के बाद हमें पता चलता है कि अच्छा पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। देन वी गो फॉरवर्ड टू दी ट्रीटमेंट। नाउ द हाउ वी कैन ट्रीट, अगेन इट कैन बी ट्रीटेड। पहले तो पेशेंट को समझाना है, काउंसिल करना है कि क्या होता है, उसे एजुकेट करना है कि ये क्या है प्रॉब्लम। इससे हम उसे पहले एजुकेट करते हैं, उसे समझाते हैं कि आपको ये दिक्कतें हैं, आप इसको ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। देन उसके बाद हम उसको अलग अलग मेडिटेशन एंड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, बायोफीडबैक के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास भेज सकते हैं। एंड देन फाइनली वी कैन स्टार्ट विद दी एंड देन आफ्टर दिस और अलॉन्ग विद दिस वी स्टार्ट विद दी मेडिकेशन। नाउ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट मेडिकेशन यूज्ड हियर जो हम करते हैं वो कार्बामेज़ेपिन है, ऑक्स कार्बामेज़ेपिन है, एस कार्बामेज़ेपिन है। ये सब काफ़ी अच्छे ड्रग्स हैं। और भी बहुत सारे ड्रग्स हम दे सकते हैं, मसल रिलैक्सेंट देते हैं, कुछ बैक्लोफेन के नाम से आता है, ये आपको आपका डॉक्टर देगा। एंड देन फाइनली अगर ये नहीं हुआ तो वी कैन गो फॉरवर्ड विद द इंटरवेंशनल टेक्निक, जो कि जिसमें हमारे ऐसे लोगों की काम आती है, हमारे ऐसे पेन फिजिशियन के काम आता है, जिसमें हम इंटरवेंशनल टेक्निक से उस नर्व के पास उसको थोड़ा दवाई देते हैं, थोड़ा लोकल एनेस्थेटिक देते हैं, जिसके कारण या हम उसका रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन करते हैं जो कि न्यूरो मॉड्यूलेशन करता है। अगेन मेरे प्रीवियस वीडियोस में आप देखेंगे कि न्यूरो मॉड्यूलेशन का क्या मतलब है। सो नर्व का साइकिल ब्रेक होता है एंड देन फाइनली नर्व को हील होने में सहायता मिलती है। एंड देन अगर ये भी नहीं हुआ देन मेरा ये फ़र्ज़ बनता है एज अ गुड इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन कि मैं उसको एक अच्छे न्यूरो सर्जन या अच्छे ENT सर्जन के पास भेजूँ, ताकि अगर वो स्टाइलॉइड प्रोसेस है तो वो ENT सर्जन वो स्टाइलॉइड प्रोसेस हटा सके, या अगर इंट्राक्रेनियल प्रॉब्लम है तो वो न्यूरो सर्जन वो इंट्राक्रेनियल प्रॉब्लम को हटा सके। अगर इन सब में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट को क्लासिकल इसको हटा देना प्लीज़। अगर इन सब में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और पेशेंट को क्लासिकल ग्लॉसोफेरेंजियल न्यूरैल्जिया है, तो उस कंडीशन में हम फिर फाइनली मेडिकेशन एंड इंटरवेंशनल टेक्निक से ही पेशेंट को ट्रीट करते हैं। एंड यू कैन टेक माई वर्ड दैट अबाउट 80% पेन रिलीफ हो जाता है, 80 to 90%, एंड अराउंड 10% रहता है विच इज़ वेरी नेग्लिजिबल। सो जिस इंसान को 100% दर्द था, अगर उसका मैं 80% से लेके 85% तक उसके दर्द को मैं कम कर सकूं, तो उसके लिए मेरे को लगता है इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ अगेन ताकि आप अपने आसपास लोगों को एजुकेट कर सकें, पेन मेडिसिन क्या है उनको पता चल सके, और इन सब प्रॉब्लम से जिसका इलाज काफ़ी फिजिशियंस या सर्जन्स के पास नहीं होता, क्योंकि ये काफ़ी नया फील्ड है हमारे इंडिया में भी। तो इसीलिए वो एजुकेट करने से उनको उस प्रॉपर इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन के पास जाने का रास्ता दिखेगा और वो ज़रूर जाएंगे और आप उसे वहाँ तक पहुँचाने में सहायता कर सकते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। एंड सेकेंडली एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ का लेसन भी हमें इससे मिलता है, वो ये है कि हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। अभी आप देख रहे हैं ईरान US का वॉर चल रहा है, हम यहाँ इंडिया में हैं और हमारा इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम अफेक्ट हो रहे हैं और हमारे पास कोई भी इसका कंट्रोल है नहीं।
इसी तरह से ये कुछ न्यूरालजियाज हैं, कुछ नर्व कंडीशंस होते हैं, शरीर के कुछ कंडीशंस होते हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता, कोई इलाज तो होता है, मतलब हम कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन उसका कोई ठोस कारण नहीं मिल पाता। जैसे मैंने आपको बताया, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट इज इडियोपैथिक, जिसका कोई कारण नहीं है। इडियोपैथिक ग्लॉसोफेरेंजियल न्यूराल्जिया, उसका कोई कारण नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट है, लेकिन हो रहा है और होता है। सो इससे हमें ज़िंदगी ये सिखाती है कि हर चीज़ को हमें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें वी शुड लर्न दी आर्ट ऑफ लेटिंग गो। हमें ये समझना होगा कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो बाहर लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, हम मुझसे कोई ऐसे क्यों बात कर रहा है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये भी मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको क्योंकि ये भी देखा गया है कि ये न्यूराल्जियाज उन लोगों में बहुत होता है जो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं या काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं या काफ़ी एंग्शियस रहते हैं। दे हैव द हैबिट ऑफ मेकिंग अ वेरी स्मॉल थिंग इनटू अ वेरी बिग थिंग। छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर देते हैं। उनकी कोई अपनी गलती नहीं है, उनका पर्सनालिटी वैसा है और उन पर्सनालिटीज़ में ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका प्रॉब्लम रियल नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ उनका प्रॉब्लम बिल्कुल 101% रियल है, बिल्कुल बिल्कुल सच्चा और रियल प्रॉब्लम है। लेकिन उससे डील करने के लिए हमें बहुत सारे विकल्प का सहायता लेना पड़ेगा। अगर कोई ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व का पेशेंट ये देख रहा है तो मैं उससे बताना चाहूँगा कि आपको हम ठीक कर सकते हैं, आपका पेन को हम कंट्रोल कर सकते हैं और हम अपने तरफ से जो कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको अपने पेन के लिए करना होगा। आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने मन में लाना होगा, आपको अपनी थिंकिंग इम्प्रूव करनी होगी, कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा, कुछ चीज़ों का स्ट्रेस आपको नहीं लेना होगा। ऐसा आप करेंगे तो आप डेफिनेटली लाइफ में भी इम्प्रूव करेंगे एज वेल एज़ अपने पेन को कम करने में और उसे जीतने में भी आपको बहुत मदद मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक करें और इसे आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं आप। और अगर आपको कुछ भी पूछना है आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप दिस हेल्प्स people who are getting affected with various neuralgias and pain condition. Dr. Rishi here, signing off. Namaste.